हेलो मित्र, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्र, आज की जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इस इंटरेस्टिंग वीडियो को तभी आप इंटरेस्टिंग बना सकेंगे जब आप खुद ध्यानपूर्वक मन लगाकर इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और खुद सुलझाने का प्रयास करेंगे। बाकी हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। आइए देखिए, यहाँ पर आज बजट को लेकर चर्चा होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर आप संविधान पढ़ा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं? मैं संविधान ही पढ़ाऊँगा, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि संविधान जीएस की आत्मा होती है और जब आत्मा है तो इसका मतलब कि सारी विषयों की विशेषताएं कुछ न कुछ यहाँ से जुड़ी ही होंगी। आइए देखिए, बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। पहला पॉइंट, बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ये आप पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला पॉइंट, बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में जानते हैं। और इसके बाद अनुच्छेद 112 में कही गई है। अनुच्छेद नंबर 112 में कही गई है, ये आपको समझना है। मैंने कहा कि बजट बहुत टेक्निकल चीज़ है। अब इस टेक्निकल के समझने के लिए आपको मैं कई माध्यमों से समझाने का प्रयोग करूंगा, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं। बजट, और आप जानते हो कि अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द सारी चीज़ इधर उधर घूमती रहती हैं। अगर कार्ल मार्क्स के बारे में कहें, कार्ल मार्क्स यही कहता है कि इस जगत में जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उन सारे परिवर्तन के पीछे कारण भौतिक परिवर्तन है, और भौतिक परिवर्तन का संबंध अर्थ से है, और अर्थ ये है बजट। ठीक? तो अब अनुच्छेद नंबर 112 का संबंध कई अनुच्छेदों से है। अब इस चीज को समझते हैं। अनुच्छेद नंबर 112 का संबंध किससे है वो हम जरा समझ लेते हैं। पहला चीज, इसका संबंध अनुच्छेद नंबर 113 से भी है, 114 से भी है, 115 से भी है, 116 से भी है, 117 से भी है, और इसका संबंध अगर आप कहेंगे 110 से है तो कोई गलत नहीं है, 110 से भी है। इस अनुच्छेद का 112 का संबंध अगर देखा जाए तो अनुच्छेद नंबर 266 से है, और 266 का संबंध अनुच्छेद नंबर 110 से है, और इसका संबंध अगर देखा जाए तो 264 से लेकर
300 का तक जो अनुच्छेद है उन सभी से है, और इनमें 2-3 चीज़ें बातें आपको याद करनी होगी। अब 264 में 266 भी आ गया, और देखेंगे तो इसके बीच में 267 भी आ गया, और देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 280 में आ गया। ठीक है, वार्षिक वितरण का संबंध इन सारे अनुच्छेदों से है, यह भी समझने का आप प्रयास करिएगा। अब यहां पर किसकी बात की जाती है? वित्त आयोग। यह वित्त आयोग है, इसकी बात की जाती है। अब वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। हमारे के यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्था न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार है, बल्कि ये संविधान का आधारभूत ढांचा भी है। तो वित्त आयोग का संबंध वार्षिक वित्तीय वितरण से है, यानी कि बजट से, इस बात से इनकारा भी नहीं जा सकता। दूसरी चीज, जो 266 अनुच्छेद है, इसमें आकस्मिक निधि की बात की गई है। नोट करते जाइए, बहुत टेक्निकल चीज़ें कोई आप इस तरीके से थोड़ा कम देखे होंगे। आकस्मिक निधि और अनुच्छेद नंबर 266 का संबंध संचित निधि। संचित निधि अगर बोले मित्र, तो संचित निधि का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये राजकोष। और राजकोष में क्या होता है? आय और व्यय। राजकोष में आय और व्यय की बात की जाती है, और ये आय की प्राप्ति जो होती है वह कर से होती है, और कर विषय के रूप में होता है, और ये विषय केंद्र सूची और राज्य सूची की होते हैं, और अपने अपने विषयों पर राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है। और केंद्र सूची विषय पर कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। ध्यान से समझिएगा। तो कर से किसकी प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है। अब जब आय प्राप्त होगा तो हम इसको व्यय करेंगे। व्यय कहाँ करेंगे? व्यय हम योजनाओं में करेंगे, व्यय हम वेतन एवं भत्ते में करेंगे। लेकिन अब आय और व्यय की जो बात की जाएगी, योजनाओं और वेतन जो दिए जाएंगे, इसके लिए मुझे क्या लाना होता है? बजट लाना होता है। और इस बजट की बात किस अनुच्छेद में की गई? 112 में कही गई है। आकस्मिक निधि वो निधि होती है जब राष्ट्रपति किसी प्राकृतिक या सामाजिक आपदा में उसको एकाएक पैसे की जरूरत होती है, तो वह इस संचित निधि में से आकस्मिक निधि में पैसा जो रहता है, उस आकस्मिक निधि से पैसा वो निकाल लेता है। बाद में संसद के अनुमोदन के द्वारा ये चीज़ें विधेयक प्रस्ताव चर्चा के माध्यम से सिद्ध की जाती है। क्या जो राष्ट्रपति के द्वारा आकस्मिक निधि से पैसा निकाला गया, क्या वो जायज़ था कि नाजायज़ था? तो उस सिचुएशन पर चर्चा की जाती है। इसके साथ फिर संचित निधि में से संसद के चर्चा के माध्यम से आकस्मिक निधि में पैसा डाला जाता है। क्लियर? क्योंकि भूकंप की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में, ज्वालामुखी की स्थिति में, चक्रवात की स्थिति में, किसी तरीके से महामारी की स्थिति में, इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है, और इस सिचुएशन में तत्काल पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे स्थिति में बहस करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ सिचुएशन में मुझे तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, उस पर हमको विचार करने के लिए समय की मांग नहीं होती। वहाँ तत्काल निर्णय लिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में बातें लागू होती हैं। अब योजनाओं के माध्यम से बजट, और बजट शब्द यहाँ पे। अब वित्त आयोग क्या करता है कि जो कर, जो राजस्व की प्राप्ति होती है, उसको क्या करता है? राजस्व, इसी का वो बंटवारा करता है। और इस बंटवारे का काम
वित्त आयोग का भी होता है और एक आयोग और होता है जिसे आप कहते हैं कौन सा आयोग? नीति आयोग। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग। एक्चुअली में ये नीति आयोग जो है, योजना आयोग ही मुख्य कार्य करता था, वित्त आयोग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करता था। नीति आयोग वो आयोग होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएम के कुछ खास लोग बैठे होते हैं और वो सभी लोग मिलकर ये तय करते हैं किस मंत्रालय को और किस राज्य को कितना पैसा कहाँ पर कैसे जाना चाहिए। वित्त आयोग तो अपनी बात कर देते हैं, और जबकि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी एक स्वायत्त संस्था नहीं है, और वही नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था न होने के बावजूद भी स्वायत्त है। अब नीति आयोग की बात करें तो सरकार की बात करते हैं, और सरकार जो है इन्हीं का नीति आयोग सरकार, और इसी में बैठने वाले नीति आयोग में एक लोग रहते हैं जिनका नाम रहता है वित्त मंत्री। ये वित्त मंत्री होते हैं। अब ये जो वित्त मंत्री होते हैं इन्हीं का कार्य क्या होता है? वित्त मंत्री का कार्य यही होता है कि अनुच्छेद नंबर जो 112 है जिसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय वितरण, यही वित्त मंत्री राष्ट्रपति के स्वीकृति से जो ये बजट का प्रारूप है, जो इन्होंने बजट का प्रारूप तैयार किया है, इस बजट के प्रारूप को संसद के समक्ष रखते हैं। किसके समक्ष? संसद के समक्ष रखते हैं। संसद के समक्ष रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए, कैसे होने चाहिए। अब ये संसद का चर्चा हुआ और लाया किसने? ये लाए नीति आयोग। लेकिन अब वो पैसा निकलेगा कहाँ? राजकोष से निकलेगा। आया कहाँ से? कर के माध्यम से। कर किसने दिया है? जनता ने दिया है। तो जनता ने दिया है तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। तो बहस कौन करेगा? संसद करेगा। तो संसद में कई प्रकार की समितियां होती हैं जिसको हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। कई प्रकार की समितियां होती हैं। इन समितियों के द्वारा इस बजट पर बहस होता है और बहस के माध्यम से बजट क्या होता है? पास किया जाता है। कहाँ कितना पैसा किस मंत्रालय को जाना चाहिए। अब उस समितियां कौन कौन सी हैं ये हम समितियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विभागीय समितियां, लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति के बाद उसमें एक है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उनका क्या कार्य है? तो जब समितियों का टॉपिक इससे जोड़ के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को अभी समझते रहिए आप। तो कई समितियों के माध्यम से उस पर बहस चलती है और बहस चलने के बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है और फिर उस चीज़ को थोड़ा कटौती प्रस्ताव भी लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव में भी कुछ चीज़ें कटौती की जाती है, लेकिन कटौती प्रस्ताव ऐसा भी माना जाता है प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद विघटन भी हो जाता है, तो इसलिए कटौती प्रस्ताव बहुत कम पास होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने कहा था कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक जगह आपको संविधान में लूसेंट में नहीं मिलेगी। ठीक है, वन लाइनर याद करना तब आसान हो जाता है जब चीज़ों को तुलनात्मक तरीके से आप पढ़ते हो, तो आपकी रुचि पैदा करने के लिए, आपको आसानी से याद हो जाने के लिए, आपको काफ़ी समय तक पढ़ने के लिए इस तरीके का इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है। अब देखिए, जो वार्षिक वित्तीय वितरण पेश करने से पहले हम अनुच्छेद नंबर 114 का उपयोग करते हैं। अनुच्छेद नंबर 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, देखिए मित्र, ये विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद नंबर 114 में विनियोग विधेयक
का उपयोग है। और इसी के माध्यम से 112 का उपयोग किया जाता है। 112 का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और 112 का जब उपयोग करते हैं तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आता है कुछ और 110 धन विधेयक, जो वार्षिक वित्तीय वितरण का कोर है। पूरा पैसा एक तरीके से संचित निधि के ही माध्यम से वो सारी चीज़ें यहाँ पर पेश की जाती है, जिसमें कर, कौन कर घटाना है, कौन कर बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा होती है। ठीक है, इसका संबंध 110 से भी है। अनुच्छेद नंबर 113 और 15 का संबंध अनुदान से है। अनुच्छेद नंबर 113, 115 का संबंध अनुदान, यानी कोई मंत्रालय अनुदान मांगती है। बहुत सारे राज्य विशेष राज्य में हैं, गरीबी राज्य में हैं, बहुत अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो अनुदान बहुत मांग करते हैं, तो उसका संबंध 113 है। और ये भी किसमें पेश किया जाता है? वार्षिक वित्तीय वितरण में ये चीज़ रखी जाती है। क्लियर? तो अनुच्छेद नंबर 110, 113, 110 तो धन विधेयक से, 113, 115 अनुदान से। अनुच्छेद नंबर 116, अनुच्छेद नंबर 116 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेखा अनुदान से है। लेखा अनुदान। अब ये लेखा अनुदान क्या है? लेखा अनुदान का मतलब कि एक तरीके से जो पैसा वार्षिक वित्तीय वितरण के माध्यम से नहीं पहुँचा है, दोबारा अगर आप पैसा चाहते हो या किसी मंत्रालय को पैसा चाहता है तो उसके लिए लेखा अनुदान जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। और वो भी वही प्रोसेस से होकर गुजरती है जिस प्रोसेस से विनियोग विधेयक के द्वारा वार्षिक वित्तीय वितरण गुजरता है, यानी संसद के दोनों सदनों में बहस का होना, विचार विमर्श का होना। ठीक उसी तरीके से लेखा अनुदान में भी होता है। तो आप देख रहे हो कि भारत के संविधान में एक एक पैसे के लिए बड़ा हिसाब किताब से चीज़ें की जाती हैं, रखी जाती हैं। अगर कानून सही तरीके से पालन करे तो 1 रुपया भी, 1 पैसा भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पैसा राजकोष से इधर उधर होता है, उस पर निगरानी रखने के लिए कई स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है, या उस पर निगरानी रखने के लिए कई स्तर के लोग रहते हैं। क्लियर? लेकिन हमारे भारत में घोटाला और रिश्वतखोरी की कोई गिनती नहीं है, और ये समय समय पर आपको देखने को मिलता है। संविधान बनाने वाले को गलती नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आगे होगी। अनुच्छेद नंबर 117 में वार्षिक वितरण के अलावा इसमें वित्त विधेयक की बात की गई। अब आप ये जानिए, वित्त विधेयक के मामले में ये कहा जाता है कि वित्त विधेयक का ही भाग होता है धन विधेयक। वार्षिक वित्तीय वितरण संबंधित बजट जो है वो लोकसभा में रखा जाता है, सही बात है। धन विधेयक जो है वो भी लोकसभा में रखा जाता है, सही बात है। लेकिन वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा में चाहे वो लोकसभा में। लेकिन लोकसभा में जिसका संबंध वार्षिक वित्तीय वितरण से और धन विधेयक से है, उसको हम किस में रखेंगे? लोकसभा में ही रखेंगे। क्लियर? तो ये जो आपस में अनुच्छेद हैं, आपस में कैसे कोरिलेटेड हैं, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्लियर? लेकिन चूंकि स्पेशली मेरा लेक्चर टेट पेट और एसएससी वाले विद्यार्थियों के लिए है, उनके लिए मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा सफिशिएंट है, और वो अपनी रुचि जीएस में बना सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है मित्र?
और इस चीज़ को समझने के लिए इसके बाद एक वीडियो आएगा मेरा संसदीय प्रस्ताव। तो उस संसदीय प्रस्ताव को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। संसदीय समितियां, उस संसदीय समितियों के वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें आपके सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और इसको वहाँ से जोड़ लेंगे तो ये बजट संबंधी कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करूँगा भी कि इस चीज़ को मैं वहाँ थोड़ा कोरिलेटेड कर दूँ। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और नया वीडियो होगा संसदीय समितियाँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।